So hi guys, welcome back to another video. So in this video I'm going to tell you the business law strategy. So आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई लॉ का बता दो. So मैं इसमें वीडियो में सब कवर कर दूंगा एंड आई एम गारंटिंग यू आफ्टर फॉलोइंग दिस टिप्स आप फेल नहीं हो सकते, ठीक है लॉ में. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल नो, जो जैन 21 में 21% रिजल्ट था, ठीक है, 80,000 से ज़्यादा बच्चे फेल थे एंड आई एम गारंटिंग यू 80,000 में से 70% ऑफ बच्चे लॉ में फेल थे, ठीक है. सो यहाँ से आपको लॉ का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कितना सारा है. लॉ में कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 चीज़ें करनी है. सबसे पहले रट्टा मार, ठीक है. सेकेंड, रट्टा मार लिया, उसके बाद करो लर्न कीवर्ड्स लर्न करे, उसके बाद रिटन प्रैक्टिस या फिर उसकी जगह मॉक लिखो. एंड द फोर्थ लास्ट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना मॉक को. जो भी आपने एनालाइज करना है. जो बच्चे पूछ रहे हैं कि एनालाइज कैसे करें, भाई सजेस्टेड आंसर आईसीआई प्रोवाइड करता है, वहाँ से कर सकते हो. जो भी सजेस्टेड आंसर है उससे आप एनालाइज कर सकते हो. सेक्शन लिखना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. केस लॉ लिखना नॉट दैट इंपॉर्टेंट. मैं याद भी नहीं करके गया था कोई सेक्शन, बस थोड़े जो भी रेलेवेंट सेक्शन थे, तो क्वेश्चंस मेरे को लग रहे थे कि रिपीट हो रहे हैं, उनके केस लॉ और वो याद करके गया था सेक्शंस. बाकी मैंने किसी के सेक्शन याद नहीं करे थे. एक बात याद रखना, सेक्शन आते हो तभी लिखना. गलत लिखोगे गलत इंप्रेशन चले जाएगा. अच्छा सही लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा, नो डाउट, बट गलत मत लिख के आना. सो ये हो गया पहला स्टेप. द सेकंड स्टेप इज प्रेजेंटेशन. इसमें 70% से ज़्यादा बच्चे भाई रट्टा मार लेते हैं, ठीक है, और सब याद कर लेते हैं, बट उनको यही नहीं पता कि आंसर कैसे फ्रेम करना है. सो भाई प्रेजेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा जो भी टॉपर की आंसर शीट होती है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. टॉपर आंसर शीट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी. आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं. वरना बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ. 2 स्ट्रक्चर बेसिकली फॉलो होते हैं. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैं फॉलो करता था उसमें क्या होता था, पहले मैं प्रोविजन लिखता था, फिर मैं लिखता था फैक्ट्स ऑफ द केस की जगह एनालिसिस एंड कंक्लूजन में एनालिसिस का स्टार्टिंग का पार्ट में फैक्ट्स पे 3-4 फैक्ट्स लिख देता था. सेकंड स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मतलब जो कि पुराना भी हो गया अब थोड़ा, उसमें क्या पहले प्रोविजन लिखते हैं, प्रोविजन के बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिखते हैं, उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन भी अलग अलग लिखते हैं. सो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये बहुत सारे टीचर्स अब रिकमेंड नहीं करते, पहला वाला स्ट्रक्चर ही लोग फॉलो करते हैं. सो भाई ये छोटी मोटी चीज़ों में बहुत मैटर करेगी. हाईलाइटिंग द राइट वर्ड्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार. ये प्रेजेंटेशन टिप्स एंड ट्रिक्स आप देख सकते हो यूट्यूब में, बहुत सारी वीडियोस के लिंक भी डाल दूंगा. अपने टेलीग्राम पे भी मैं डालता रहता हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन करना मेरे टेलीग्राम को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो यही मेन चीज़ है जो आपका गेम बचा सकती है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू थर्ड स्टेप. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड स्टेप यार, आई रिक्वेस्ट यार, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो. इट विल मोटिवेट मी मोर टू मेक सच कंटेंट फॉर यू. सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. सो या थर्ड स्टेप पे चलते हैं. थर्ड स्टेप इज़ मॉक. मॉक लिखना बहुत ज़रूरी है, उसकी जगह स्लैश राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो. बट मॉक का मैं सीक्वेंस बता देता हूँ. पहले आपको प्रीवियस अटेम्प्ट पेपर करना है, ठीक है, 1 से 1.5 साल पुराने कर लिए. उसके बाद आपको आरटीपीज एंड एमटीपीज पे जाना है. एंड एट लास्ट जब ये सब हो जाए तब कोई टेस्ट सीरीज खरीदना, ठीक है. मॉक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूल जाना. मॉक लिखने के बाद उसको एनालाइज करना. आप सेल्फ इवेलुएशन भी कर सकते हो, बट इन माय केस मैंने थोड़ा टीचर से इवेलुएट कराया था, अपने स्कूल टीचर से, तो आप उसका इवेलुएशन देख सकते हो. इवेलुएशन खुद से भी करो, बट ये ट्राई करने की थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करो, या आपके कोई टीचर है आप उनसे करवा सकते हो. बट मॉक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जगह आप रिटन प्रैक्टिस भी कर सकते हो. बट आई वुड रिकमेंड कि मॉक लिखो, पहले प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर लिखो, प्रीवियस अटेम्प्ट पेपर लिख दिया, उसके बाद आरटीपीज एंड एमटीपीज पे जाओ. एंड ये सब हो गया, ये सब होने के बाद कोई टेस्ट सीरीज है तो खरीदो. एंड 70% सिलेबस हुआ, 50% सिलेबस हुआ, कितना भी हो, मॉक लिखना बहुत ज़रूरी है भाई. 3 घंटे बैठ के मॉक ज़रूर लिखना. एंड इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जाम में कैसा जाता है, कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है आपको इन द फ्यूचर जब आप एग्जाम दोगे. तो ये हुआ थर्ड स्टेप. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ स्टेप. सो द फोर्थ स्टेप इन द वीडियो, ये मेरी एक पर्सनल, आप बोल लो, इनसाइट है. अगर आपका 3 कैटेगरी में स्टूडेंट बांट रहा हूँ. अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है, और अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं हुआ. अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है, वेल एंड गुड, बाकियों पे टाइम दो. कंपनी करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करो, एलएलपी करो, सो का करो, आप पे बहुत टाइम है, 1 महीना भी बहुत है आपके लिए. ये पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं. दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं हुआ है. भाई ध्यान से सुनो, क्या करो, 1 से 1.5 हफ्ता जितना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना अभी हो सकता है, ठीक है, 1 से 1.5 जितने उसके यूनिट हो सकते हैं कर लो. इंपॉर्टेंट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे यूनिट्स ना लिंक्ड है एक साथ, तो वो ध्यान में रखना. जितने हो सकते हैं 1 से 1.5 हफ्ते में खींच लो. सारे तो नहीं हो पाएंगे देखो.
बट 1 से डेढ़ हफ्ते में जितना खींच लिया उसके बाद बंद कर देना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी पे जाओ, बहुत स्कोरिंग है कंपनी। एलएलपी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत स्कोरिंग है। एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत कोई ईज़ी आता है, ठीक है? केस स्टडी उसकी इतनी टफ नहीं आती, उसमें इतने टॉपिक्स ही नहीं है। मैं ये बोलूँगा कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा कम देना। मानता हूँ भाई कॉन्ट्रैक्ट इज़ लाइक द एलिफेंट इन द रूम, बट स्टिल मेरे को लगता है कि भाई इतना उसको मत करो। इससे ज़्यादा जिसमें आप स्कोर कर सकते हो ज़्यादा, उस पे ज़्यादा फोकस करने का टाइम है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है? नहीं हुआ तो छोड़ दो भाई, बाकियों पे फोकस करो। बस 25 से 30% ऑफ द सिलेबस ही है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? उसको उसमें माथा वेस्ट करोगे अपना, फिर बाकियों पे इतना टाइम नहीं दे पाओगे। नहीं हो रहा, छोड़ दो भाई उसमें, बाकियों पे फोकस करो। कंपनी करो, सोगा करो, पार्टनरशिप करो। कंपनी बहुत आसान है, सोगा थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कॉन्ट्रैक्ट से कम ही ट्रिकी है भाई। वो उस पे फोकस करो। एंड आप अगर थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में आते हो, जिसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हो गया एंड उसने सारा सिलेबस कर लिया है, तो वेल एंड गुड, मॉक लिखो, रिविजन करो। एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मॉक लिख रहे हो उसको ज़रूर एनालाइज करो भाई। 3 घंटे मॉक लिख रहे हो तो 1.5 से 2 घंटे उसको एनालाइज करने में दो कि कहाँ गलती जा रही है। जो भी गलत हो रहा है उसको अपनी एक एरर बुक बना लो। या मैं बोलूँगा कि लॉ में तो देखो क्या होता है कि अब आपने क्वेश्चन गलत करा ना, आपने देख लिया सजेस्टेड आंसर्स में, ये आप ऐड कर सकते थे। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे पूछ रहे हैं भाई, अगर आपको क्वेश्चन कर रहे हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोविजन लगेगा उस क्वेश्चन में, सो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है ना ये प्रोविजन लग सकते हैं, वो प्रोविजन लिख दो। चेकर क्या करेगा, जो प्रोविजन आपने सही लिखा होगा सिर्फ उसको मार्क्स देगा, बाकी तो कुछ देखेगा नहीं वो, ठीक है? एंड जब एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखोगे, जो आपको उस टाइम लग रहा है कि मोस्ट रेलिवेंट लगता है प्रोविजन आपको, उसके बेसिस पे एनालिसिस एंड कंक्लूजन फॉर्म करना, ठीक है? ये एक मेरी तरफ से टिप रहेगी, ठीक है? बाकी जो भी मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। 200 से 250 बच्चे हैं, सारे फाउंडेशन के हैं। सो आपको हेल्प मिल जाएगी, आपके डाउट्स भी सॉल्व होते रहेंगे वहाँ पर। सो यही था यार आज की वीडियो में। दैट्स इट फॉर द वीडियो, साइनिंग ऑफ। तेरा भाई समय पर बाद से समय पर